अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन का जो वेव वाला पार्ट है उसके अंदर स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के कुछ फार्मूले जो है वो ड्राइव किए थे। और अब वेव वाले पार्ट की थ्योरी के सिर्फ दो छोटे छोटे जो है वो टॉपिक्स रहते हैं जो कि आज की हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और फिर वेव वाले पार्ट की जो थ्योरी है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो कल या परसों तक फिर हम लोग इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक के अंदर, तकरीबन कोई 6 प्रॉब्लम्स हैं, तो कल या परसों तक हम लोग उन्हें भी कवर कर लेंगे। यानी कि इस वीक के अंदर हम लोग वेव वाले पार्ट को ख़त्म कर लेंगे कल परसों तक। और फिर जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा हम लोग उसके अंदर ही कोशिश करेंगे कि जो आखिरी पार्ट हमारा रह गया है जो कि साउंड वाला है उसको भी नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो ख़त्म करें, उसके न्यूमेरिकल्स भी और उसकी थ्योरी भी। और फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग सिर्फ साउंड वाले पोर्शन की जो है वो थ्योरी और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ये जो वीडियो है हमारे पास ये वेव वाले पार्ट की थ्योरी की आखिरी वीडियो है जिसके अंदर हमारे पास जो ये लेक्चर है फिर ये लेक्चर नंबर 6 होगा हमारे पास थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पोर्शन में से हमारे पास जो वेव वाला पार्ट है उसकी थ्योरी का। ठीक है, कल या परसों से हम लोग फिर वेव के न्यूमेरिकल जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर जो है वो कवर कर ली है। जब हम लोग लूप्स वाली वीडियो या फिर स्टैंडिंग वेव्स वाली वीडियो जो है वो कवर कर रहे थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सुपरपोजिशन की वजह से जो है वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव जो है वो जनरेट होती हैं। तो एक चीज़ आती है आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कि आगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी जो है वो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल होता है इंटरफेरेंस वगैरह के अंदर। तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग जो है वो समझ रहे हैं, इसके अंदर इतना ज़्यादा डीप के अंदर इसको जो है वो स्टडी नहीं कर रहे। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे और जो हमारे पास मैथमेटिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे सिर्फ। और फिर हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाएंगे जो कि सोनोमीटर है और इसके जो 3 लॉज हैं जो कि स्टैंडिंग वेव से ही रिलेटेड है। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जो हमने जो है वो हार्मोनिक्स के फार्मूले जो पिछली वीडियो के अंदर ड्राइव किए हैं उन्हीं की जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो इसको जो है वो हम लोग अपने इसे पढ़ने के बाद हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स ट्रैवल कर रही हों सेम स्पेस के अंदर या फिर सेम मीडियम के अंदर, तो क्या होता है कि वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर। और जब वो ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर तो क्या होता है कि फिर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव जो वो जनरेट होती है। तो इस प्रोसेस को या फिर इस चीज़ को जो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं या फिर इस चीज़ को हम लोग सुपरपोजिशन बोल रहे होते हैं। किस चीज़ को कि जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स हो, फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक वेव है, ये हो गई y1, ठीक है, ये इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से जा रही थी। और एक वेव हो गई आपके पास कुछ इस तरह से और ये इस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही थी और ये हमारे पास y2 थी। ठीक है, 2 वेव्स थी सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही थी। अब हमें पता है कि जब ये कुछ टाइम के बाद जो है वो आपस में इस तरह से यहाँ पे आएंगी तो ओवरलैप करेंगी। ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो ये ओवरलैप करेंगी। फ़र्ज़ करो कि ये पॉइंट जो है वो आपके पास पॉइंट P है। ठीक है, 2 वेव्स थी सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही थी और ये एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैप हुई। तो सबसे पहले तो हमें वेव का कॉन्सेप्ट पता है कि वेव क्या होती है। वेव जस्ट सिंपली एक डिस्टर्बेंस होती है जो किसी मीडियम के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की गई होती है। तो ये एक डिस्टर्बेंस है जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को जो है वो डिस्प्लेस करवाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग हो और इसके अंदर हम लोग वेव जनरेट करें, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली। हमारे पास एक टाइप ऑफ वेव थी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। शायद वो जो थी वो ट्रांसवर्स वेव थी। ठीक है, तो होता क्या है कि वेव के अंदर जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या फिर वो डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। तो ये एक डिस्टर्बेंस थी
मतलब एक मीडियम, सेम मीडियम था, इसके अंदर एक वेव थी जो कि पार्टिकल्स को जो है डिस्प्लेस कर रही थी, या फिर एक जो है वो हमारे पास इस तरह से जा रही थी, और एक दूसरी वेव थी जो कि पार्टिकल्स को जो है वो डिस्प्लेस करवा रही थी। अब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जब एक पॉइंट के ऊपर ये मिलेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो ये वाली वेव चाहेगी कि ये वाले पॉइंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके हिसाब से जो है वो वाइब्रेट करें, इसके हिसाब से डिस्प्लेस करें, और ये वाली जो वेव है ये चाहेगी कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इसका जो पार्टिकल है, या फिर इसके इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है वो इसके हिसाब से जो है वो वाइब्रेट करे या फिर डिस्प्लेस करे। तो यहाँ पे जब ये दोनों वेव्स आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगी इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जनरेट होगी, या फिर रिजल्टेंट वेव जो है वो जनरेट होगी, या फिर रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे एक जनरेट होगी। और उस रिजल्टेंट जो हमारे पास वेव होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि दो वेव जो थी वो आपस में क्या हो गई, सुपरपोज हो गई। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, या फिर इसको हम लोग कैसे जो है वो देख रहे होते हैं कि ये जो नेट वेव यहाँ पे जनरेट होगी या फिर नेट वेव डिस्प्लेसमेंट होगी इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको देखना है, निकालना है कि ये जो नेट या फिर रिजल्टेंट वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है वो कैसे जो है वो हम लोग देखें, तो वो बेसिकली आपके पास अलजेब्रिक सम होता है y1 y2, और अगर कोई तीसरी वेव भी थी, ठीक है, जो कि इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रही थी, इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रही थी, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। और करते करते जितनी भी वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं वो हमारे पास बेसिकली अलजेब्रिक सम होता है, y4 करते करते yn तक जा रही है। तो ये जो है हमारे पास सिंपल सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। फिर इसके अंदर मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें भी आती हैं कि हमारे पास जब वेव्स जो है आपस में सुपरपोज होती हैं तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आती है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आती है। जो हमने देखा था कि नोड्स और आपके पास एंटी नोड्स बने हुए आपको स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो वो दिख रहे थे, इसकी भी जो है वो डेरिवेशन है और काफ़ी मतलब डीप के अंदर इसकी आपकी बुक के अंदर जो मौजूद है चीज़ें, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग जो चैप्टर नंबर 9 के ऊपर 9 के अंदर जब इंटरफेरेंस पढ़ रहे होंगे तो इसको जो है वो मज़ीद डिटेल के अंदर वहाँ भी देख लेंगे। तो बस ये एक सिंपल सा हमारे पास सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब अगर हम लोग अपने असल टॉपिक के ऊपर जाएँ जो कि आज हमने जो है वो डिस्कस करना है, तो वो सोनोमीटर है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि सोनोमीटर होता क्या है, तो सोनोमीटर हमारे पास एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स। हमारे पास सोनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसकी मदद से या फिर जिसको यूज़ करते हुए हम लोग स्टडी करते हैं वाइब्रेशंस को या फिर वेव्स को, स्टैंडिंग वेव्स को, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और स्टडी से मतलब कि हमारे पास जितने भी उसके पैरामीटर्स है, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और हमारे पास जो इसके अंदर टेंशन है, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, जो हमने वायर यहाँ पे या फिर जो स्ट्रिंग यहाँ पे जो है वो यूज़ की हुई है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसकी जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं इस सोनोमीटर को जो है वो इस्तेमाल करते हुए। तो ये शायद आपके फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी होगा, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर भी अगर फर्स्ट ईयर के अंदर शायद हो, तो मतलब आपके लैब के अंदर आपको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हो तो आपको देखने को भी ये मिलेगा। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सिंपली क्या होता है कि एक जो है वो हमारे पास ये सिंपल सी टेबल है और इसके ऊपर ब्रिजेज़ होते हैं, एक ब्रिज ए हो गया और एक ब्रिज बी हो गया, और किसी किसी सोनोमीटर के अंदर जो है यहाँ पे ब्रिज सी भी होता है, जो कि आपके पास इस तरह से एक से ज़्यादा लूप्स बनाने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। जनरली जो वो दो ही ब्रिज होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक एंड इसका जो है वो फिक्स होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली जो हम लोग इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं वाइब्रेशन यहाँ पे जो है वो या फिर वेव जो है यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, इसका इस वाले स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो हम लोगों ने इस टेबल के ऊपर फिक्स किया हुआ है, जो कि पैक के साथ जो है हम लोग इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। जो दूसरा एंड है फिर क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये पहले ब्रिज के ऊपर से पास होता है, दूसरे ब्रिज के ऊपर से पास होता है, और हमारे पास हमने एंड के ऊपर क्या लगाई हुई होती है, एक पुली लगाई हुई होती है, फ्रिक्शनलेस पुली है,
स्ट्रिंग उसके अंदर से पास होके यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक लोड लगाया हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है, लोड है, या फिर एक वेट जो है हमने यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है। किस लिए? कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाए, इसके अंदर टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। अच्छा, अब ये आपको जो है वो कुछ, अगर इसकी हम लोग दूसरी डायमेंशन से देखें तो जो ब्रिज होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, ब्रिज कुछ इस तरह की है, और जो स्ट्रिंग है वो कुछ यूँ जा रहा है, इन ब्रिजेस के ऊपर से कुछ यूँ जा रहा है, और ये वाला एंड हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ये पास हो रहा है पुली से। ठीक है, और यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर टेंशन जो है वो इसके अंदर टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो। कैसे होगी कि ये वेट की फोर्स है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई, और इसकी वर्डिंग भी आपको आपके नोट्स के अंदर काफ़ी सारे जगहों पे जो है वो मिल जाएगी, इन्हीं चीज़ों की कंस्ट्रक्शन वगैरह की, और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या करते हैं इससे। अब हम लोग करते क्या हैं, ये जो हमारे पास ब्रिजेज़ हैं ये एडजस्टेबल होते हैं, मतलब इसको हम लोग आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस वाइब्रेटिंग जो आपके पास स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ को जो है वो एडजस्ट करने के लिए, मतलब होता क्या है कि ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो एक लूप जो है वो क्रिएट करूँ, यहाँ पे एक वेव जो है वो क्रिएट करूँ। मैं क्या करूँगा, इसको डिस्टर्ब करूँगा। ट्यूनिंग फोर्स से भी जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, और वैसे भी जो है हम लोग बाय हैंड भी इसको जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टैंडिंग वेव जो है वो क्रिएट हो जाएगी, स्टैंडिंग वेव जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। वो एक लूप के अंदर भी हो सकती है, दो लूप्स के अंदर भी हो सकती है। दो के अंदर कैसे होंगी कि ये एक, और मैं यहाँ पे जो है ब्रिज छोटा सा मूवेबल जो है ब्रिज इस्तेमाल कर लूँ, और इन दोनों को एक साथ यूँ करूँ तो यहाँ पे दो लूप्स भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, या फिर आप लोग समझना क्या चाह रहे हैं। तो अगर एक लूप की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ हो जाएगी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की। ठीक है, तो लेंथ को आगे पीछे करने के लिए, इसका रिलेशन देखने के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि इन ब्रिजेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं अपनी नीड के मुताबिक। और बस ये हमारे पास जो है सिंपल से सोनोमीटर होता है। अब अगर इसके लॉज की बात करें, लॉज ऑफ सोनोमीटर, ठीक है, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टडी करने के लिए, या फिर जिसके ज़रिए से हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि रिलेशन क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बनाई थी पिछली वीडियो के अंदर, वो क्या थी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है, 2L क्या था हमारे पास, वेवलेंथ थी। 2L क्या था, वेवलेंथ थी। ये आप लोगों को अगर पिछली वीडियो जो है वो अच्छे से याद हो तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल के अंदर कि ये 2L जो है वो आपके पास वेवलेंथ के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपके पास आधी वेव हुई, और हमारे पास अगर इसकी लेंथ को हम लोग डबल कर दें तो वो फुल जो है वो आपके पास वेवलेंथ बन जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या चीज़, एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो वेलोसिटी निकालने का जो फार्मूला है, सबसे एंड के अंदर वीडियो के हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, म्यू भी था आपके पास, और इसके अलावा हम लोगों ने सिग्मा भी देखा था। अगर आपके पास जो है वो एरिया हो या 2 डायमेंशन हो, ठीक है, तो सिग्मा इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपके पास वॉल्यूम हो या फिर 3 डायमेंशनल अगर आप लोग चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर हम लोग रॉ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग लीनियर एक स्ट्रिंग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू आएगा, और ये क्या होता है बेसिकली, लीनियर डेंसिटी। म्यू क्या होता है, लीनियर डेंसिटी। और कैसे निकलती है, मास पर लेंथ, मास पर लेंथ। और ये मैं बता क्या रही होती है कि एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास आ रहा है इस स्ट्रिंग का। ठीक है, ये बेसिकली डेंसिटी को बता रही होती है कि जो हमने स्ट्रिंग यूज़ की है वो कितनी ज़्यादा मोटी है, वो कितनी ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले उसके अंदर पढ़ी थी।
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बन गई थी हमारे पास 1/2L इंटू टेंशन और अपॉन में म्यू, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बना था, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब अगर इसी केस को हम लोग देखें कि एक लूप बनी है यहाँ पे और हम लोग रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का और लेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का और टेंशन का आपस में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का और लीनियर डेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को सबसे ऊपर लिख देते हैं और हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला बेसिकली असल में हमें क्या बताना चाह रहा है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, 1/2L आ गया, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गई, ये आ गई लीनियर डेंसिटी और ये रूट के अंदर। अब अगर पहला लॉ हम लोग बनाएं, ठीक है, फर्स्ट लॉ बनाएं सोनोमीटर का, तो फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो लेंथ है इसका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और लेंथ का अगर हम लोग आपस में रिलेशन देखना चाह रहे हैं तो टेंशन और जो आपके पास लीनियर डेंसिटी होगी इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। जो पहला रिलेशन है हाँ वो इसी का ही है, लेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मैं लेंथ वाले पार्ट को अलग कर दूं, ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ गया, टेंशन अपॉन जो है वो आपके पास म्यू यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं 1/L कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी का लेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर मैं इसकी लेंथ को जो है वो चेंज करूँ, एडजस्ट करूँ, इसको जो है वो वेरिएट करूँ, तो क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो किस तरह से पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर फर्स्ट लॉ के अंदर, फर्स्ट लॉ जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर जो दूसरी हमारे पास दूसरे वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। इस लोड को जो है हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, मतलब ये जो लोड होगा ये सेम रहेगा, जो वायर इस्तेमाल हो रही होगी इसकी डेंसिटी का मतलब कि जो ये वायर इस्तेमाल हो रही है ये सेम रहेगी। हम लोग इसकी लेंथ को जो है वो चेंज कर रहे हैं, जो वाइब्रेटिंग हमारे पास लूप है इसकी लेंथ को जो है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ चेंज हो रही है, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू, और ये सारी की सारी चीज़ जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। टेंशन को भी हमने कांस्टेंट किया हुआ है और जो वायर की डेंसिटी है उसको भी कांस्टेंट किया हुआ है। 1/2 वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, ठीक है, ये चीज़ें हमने कांस्टेंट की हुई हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बनता है 1/L। और ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द लेंथ, ठीक है, वाइब्रेटिंग लूप की जो लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफ टेंशन एंड म्यू रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग और टेंशन यानी कि इस लोड को कांस्टेंट रखें, तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी से ये लूप ये जो हमारे पास वेव है ये वाइब्रेट कर रही होगी, वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। अगर ये दोनों चीज़ें हम लोग कांस्टेंट रखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग इसकी लेंथ बढ़ाते रहेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कम होती रहेगी। मतलब क्या कि यूनिट टाइम के अंदर हमारे पास जो वाइब्रेशंस हैं आप लोग देखोगे कि वो कम होती जा रही हैं जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जा रहे हो। जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते जाओगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैसे ही कम होती जाएगी, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर वाइब्रेशंस आपके पास कम होती रहेंगी। ये पहला लॉ आ गया। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड लॉ को देखें, ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग सेकंड लॉ को देखें तो सेकंड लॉ में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि यही वाला जो फार्मूला है, अब हम लोग क्या करते हैं कि टेंशन
की वैल्यू का या टेंशन का और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/2L, ठीक है, और 1 आपके पास म्यू इनटू टेंशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ब्रैकेट या फिर जो आपके पास ये रूट होता है, इसको तोड़ के आप लोग लिख सकते हो। मैथमेटिक्स का एक जो है वो आपके पास रूल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी थी, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग इसको और आसान कर देते हैं। ठीक है, T0 और अपॉन में क्या है, लीनियर डेंसिटी। इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, दोनों जो है वो रूट के अंदर हैं, तो हमने रूट जो है वो तोड़ के लिख दिया। अब अगर मैं T को थोड़ा सा आगे करके लिख दूँ इस तरह से, तो लिख सकता हूँ टेंशन। ठीक है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, तो मैंने इस तरह से करके जो है उसको लिखा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का और टेंशन का आपस में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम लोग ये वाली सारी की सारी चीज़ जो है वो कांस्टेंट करेंगे, यानी कि लेंथ को भी कांस्टेंट करेंगे, इसको अपनी छेड़ेंगे। जो हमारे पास ब्रिजेज हैं इनको कांस्टेंट कर देंगे, इसकी लेंथ को जो है वो कांस्टेंट कर देंगे। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रहेगी, 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। और जो वायर है इसको भी हम लोग नहीं चेंज कर रहे, ये भी सेम डेंसिटी की होगी। ठीक है, तो ये अगर कांस्टेंट होंगी तो फिर क्या होगा, ये अगर कांस्टेंट होगी, ठीक है, ये चीज़ें हमने अगर कांस्टेंट कर दी तो हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है, दोनों हटेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड दैट जो आपके पास लेंथ है एंड लीनियर डेंसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर इनको आप लोग कांस्टेंट रखो तो जो टेंशन है हमारे पास, यानी कि जो लोड हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसका और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। मतलब क्या कि जैसे जैसे आप यहाँ पे लोड बढ़ाते जाओगे, जो ये स्ट्रिंग है उतना ज़्यादा स्ट्रेच होता जाएगा, यानी कि उसके अंदर उतनी ज़्यादा टेंशन जो है वो जनरेट या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और जितनी ज़्यादा टेंशन यहाँ पे जो है वो क्रिएट होगी, जितनी ज़्यादा आप लोग टेंशन की वैल्यू बढ़ाओगे, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लोड बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे लूप बन रही है या फिर यहाँ पे जो वेव बन रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। अब यूनिट टाइम के अंदर वो और ज़्यादा जो है वो वाइब्रेट कर रही है। डायरेक्ट रिलेशन है टेंशन का और फ्रीक्वेंसी का, अगर हम लोग लेंथ को और जो वायर की डेंसिटी है इसको सेम रखें। तो ये आपके पास आ गया सेकेंड लॉ, ये आपके पास था सेकेंड लॉ सोनोमीटर का। अब अगर थर्ड और आखिरी लॉ को हम लोग देखें सोनोमीटर के, तो जो थर्ड लॉ है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो डेंसिटी है इस लीनियर, हमारा जो लीनियर डेंसिटी है हमारे पास इस वायर की, उसको चेंज करके देखते हैं बाकी दो चीज़ों को कांस्टेंट रख के कि उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो 1/2L को हम लोग एज इट इज़ छोड़ लें और इस बार टेंशन को जो है हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं और इसको जो है वो इस तरफ रख रहे हैं। सेम वही चीज़ है, टेंशन को यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई के, मतलब इस तरह से जो है उनकी जगह चेंज की है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ और टेंशन को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, यानी कि ब्रिजेस की जो हमारे पास ये हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है जिसके अंदर ये वाइब्रेट कर रही है, इसको कांस्टेंट रखें और इस लोड को भी कांस्टेंट रखें, और ये जो हमारे पास वायर है, ये जो स्ट्रिंग है, इसको चेंज करके देखें। ठीक है, पहले इसी के साथ देखें और फिर हम लोग मोटी वाली यहाँ पे जो है वायर लगा के देखें जो ज़्यादा डेंस हो, या फिर कम डेंसिटी वाली वायर को लगा के देखें तो क्या रिलेशन बनता है। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, दोनों चीज़ें हम लोगों ने कांस्टेंट कर दी, 1/, ये आपके पास आ गया रूट के अंदर लीनियर डेंसिटी, और फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि जो इनका रिलेशन बन रहा है वो आपस में क्या है, ये आपके पास थर्ड लॉ हो गया। और रिलेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू लीनियर डेंसिटी, या फिर सिंपली म्यू इफ टेंशन यानी कि लोड एंड लेंथ यानी कि ये जो हमारे पास इसका वाइब्रेटिंग वाला जो हिस्सा है लेंथ को कांस्टेंट रखें हम लोग, तो क्या होगा कि लीनियर डेंसिटी यानी कि जो हमारे पास वायर है उसकी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब कि आप जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा मोटी तार यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, मोटी से मुराद कि ज़्यादा डेंस हो वो, उसका जो वेट है, उसका जो वज़न है वो उतना ज़्यादा हो, मोटी वाली तार इस्तेमाल करोगे, तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा कम डेंस आप जो है वो तार इस्तेमाल करोगे या फिर स्ट्रिंग इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाते जाओगे, फ्रीक्वेंसी यानी कि यूनिट टाइम के अंदर जो वो वाइब्रेशन दे रही है हमारे पास लूप, वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे आप लोग डेंसिटी उसकी कम करते जाओगे, पतली पतली करते जाओगे तार को, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास उसी हिसाब से आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो गिटार के अंदर देखी होगी। बस ये हमारे पास जो था थर्ड जो है वो लॉ था, जो कि ये था, और यही 3 लॉ थे जो हम लोगों ने स्टडी भी कर लिया और इनका रिलेशन भी देख लिया। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना वो आप लोगों ने गिटार के अंदर देखी होगी। गिटार अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स इस्तेमाल हो रही होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि पहली वाली तार जो है वो मोटी होती है, फिर थोड़ी पतली होती है, कम डेंस होती है, फिर करते 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 जो है वो सबसे आखिरी वाली तार अगर आप लोग देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली होगी। और जब आप इसको जो है वो डिस्टर्ब करोगे, इसके अंदर जो है वो इसको वाइब्रेट करोगे, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सबसे आखिरी वाली तार की, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास इसकी डेंसिटी है वो कम है। और इसी तरह फिर अगर आप लोग सबसे ऊपर वाली तार जो कि मोटी है या फिर जो थोड़ी सी डेंस है, उसको अगर जो है वो वाइब्रेट करवाओ, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास कम होगी, वो डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। साउंड का बेसिकली टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो हम लोग इसलिए उसके अंदर नहीं घुस रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। जितनी ज़्यादा मोटी तार या जितनी ज़्यादा डेंस वाली आपके पास स्ट्रिंग है, उतनी ही कम आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, और जितनी आपके पास जो है वो कम डेंसिटी वाली स्ट्रिंग, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा। तो ये हमारे पास जो थे वो 3 लॉज थे सोनोमीटर के। और इसी के साथ साथ फिर जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन है, हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था इसका, वेव वाले पार्ट का, ठीक है, ये हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब कल और परसों हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो जो 6 न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी कवर कर लें, और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा ये टारगेट होगा कि हम लोग जो साउंड वाला आखिरी पार्ट इसका रह गया है उसकी भी जितनी चीज़ें हैं थ्योरी वगैरह उसको भी जो है वो हम लोग कवर करें, और उसके न्यूमेरिकल्स भी जो है वो स्टडी करके इस चैप्टर नंबर 8 को जो है वो ख़त्म करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।